नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिता तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस सेंट मैरी कॉलेज से हूँ। आज हम हिंदी में काव्य प्रयोजन विषय पर बात करेंगे। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य या लक्ष्य। जो कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, उसका प्रयोजन होता है कि यह कार्य क्यों किया जाए। इसी तरह जो साहित्य है, साहित्य का भी एक प्रयोजन है, उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है। कभी कभी किसी धन और यश की प्राप्ति के लिए रचना करता है, कभी वह स्वांतः सुखाय रचना करता है, कभी परिजन हिताय करता है। लेकिन जो साहित्य है, साहित्य का उद्देश्य है मानवीयता का विकास करना, मानवीय मूल्यों का विकास करना और मनुष्य की भावनाओं का परिष्कार करना, उसका उन्नयन करना। तो जो साहित्य है वह समाज के लिए लिखा जाता है और समाज को दिशा देने के लिए लिखा जाता है। यह साहित्य का प्रयोजन होता है। काव्य प्रयोजन पर संस्कृत आचार्यों ने, पाश्चात्य विचारकों ने, कवियों ने, आलोचकों ने और हिंदी आलोचकों ने अपनी अपनी दृष्टि से विचार किया है कि साहित्य का प्रयोजन क्या हो, कविता लिखने का अर्थ क्या हो, किस उद्देश्य से कविता लिखी जाए। क्योंकि जो भी कवि कविता लिखता है उसमें वह किसी न किसी संदेश को संप्रेषित करना चाहता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और कोई ना कोई प्रयोजन होता है जिसे आधार बनाकर कवि कविता लिखता है। तो हिंदी आलोचकों ने जिस विचारधारा को आधार बनाकर कविता लिखी, उनका प्रयोजन क्या था, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। हिंदी साहित्य का प्रारंभ आदिकाल से माना जाता है। आदिकाल का समय 1050 से 1375 है, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इस काल के कवि चारण और भाट कवि थे। वे कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे और अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना ही इन कवियों का लक्ष्य था। अतः राजाओं को प्रसन्न करना, धन और यश की प्राप्ति ही इस युग के काव्य का प्रयोजन था। आदिकाल के बाद भक्तिकालीन कवियों ने भक्ति भाव से संबंधित कविताएं लिखी। इस युग के कवियों में जहाँ भक्तिभाव से संबंधित कविताएं लिखी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने समाज में व्याप्त विसंगतियों और आडंबरों को दूर करने का भी प्रयास किया। मानव जीवन का कल्याण ही इन कवियों का उद्देश्य था। सामाजिक धार्मिक विकृतियों को दूर कर मानवीयता की स्थापना करना ही इनके काव्य का प्रयोजन था। तो जो आदिकालीन कवियों के काव्य का प्रयोजन था, उससे भक्तिकालीन कवियों के काव्य का प्रयोजन भिन्न था। तुलसीदास भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और तुलसीदास ने काव्य के प्रयोजन के संबंध में कहा है, कीरति भन्यति भूति भली सोई, सुरसर सम सब कह हिति होई। अर्थात जो संपूर्ण काव्य का हित करे, जो काव्य संपूर्ण समाज का हित करे, वही सही मायने में श्रेष्ठ कविता है। अर्थात लोक मंगल की भावना ही इनकी दृष्टि में काव्य का प्रयोजन है। तुलसीदास ने कहा कि कविता सुरसरी के समान सबका हित करे। जैसे गंगा नदी किसी से भेदभाव नहीं करती, वो सबके प्रति समान भाव रखती है, इसी तरह कविता भी समाज का समान दृष्टि से हित करे तो वही श्रेष्ठ कविता है। तुलसीदास के बाद भक्तिकाल के बाद रीतिकाल आया और रीतिकालीन कविता दरबारी परिवेश की कविता है। इन कवियों के जीवन और साहित्य का उद्देश्य अलग था। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तीनों धाराओं के कवियों ने श्रृंगारिकता और रसिकता को आधार बनाकर कविताएं लिखी। रीतिकालीन कवियों का लक्ष्य और उनका प्रयोजन यश और धन की प्राप्ति था। वे जिस परिवेश में रहते थे, दरबारी परिवेश में रहते थे,
और राजाओं को प्रसन्न करना, उनकी मानसिकता के अनुसार कविता लिखना ही उनका लक्ष्य था, क्योंकि राजा प्रसन्न होगा तभी धन और यश मिलेगा। तो समाज के प्रति उनके अंदर वह जिम्मेदारी नहीं थी जो भक्तिकालीन कवियों में थी। जो भक्तिकालीन कवियों का लक्ष्य था कि समाज का कल्याण कविता का लक्ष्य है। सुरसर सम सब कह हित हुई, जहाँ तुलसीदास कह रहे थे, वहाँ इन कवियों ने अपने धन और यश की प्राप्ति के लिए काव्य रचना लिखी और यही इनका काव्य का प्रयोजन था। कुलपति मिश्र ने काव्य के प्रयोजन के संबंध में लिखा है, जस संपत्ति आनंद अति दिखिए डारा खोए, होत कवित के चतुराई जगत राम बस होय। अर्थात जो कविता का प्रयोजन है वह यश, धन और आनंद की प्राप्ति है। प्रसिद्ध कवि देव ने भी यश और धन को ही काव्य का प्रयोजन माना है। काव्य के प्रयोजन के संबंध में देव कहते हैं, ऊंच नीच अरु कर्म बस चलो जात संसार, रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार। अर्थात इन सभी कवियों ने केवल यश, धन और आनंद को ही काव्य प्रयोजन माना। तो जो रीतिकालीन कविता है उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है, धन यश प्राप्ति उनका प्रयोजन है। रीतिकाल के बाद आधुनिक युग के कवियों का उद्देश्य समाज कल्याण था। आधुनिक युग के कवियों की दृष्टि अलग थी और यह युग वह युग था जब स्वाधीनता आंदोलन के लिए संघर्ष हो रहा था। इन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। सामान्य जनता को जागृत करना और मानव में मानवीय मूल्यों का संचार करना इस युग के साहित्य का प्रयोजन था। अब जैसे आदिकाल में धन और यश की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन था, भक्ति काल में मानवीय मूल्यों का विकास करना, सबका हित करना काव्य का प्रयोजन था। इसी तरह आधुनिक युग के कवियों ने समाज के कल्याण के लिए काव्य रचना करना उचित माना और समाज की चेतना को जागृत करना उनका लक्ष्य था। मानवीय मूल्यों का संचार करना उनके साहित्य का प्रयोजन था। आधुनिक युग के कवियों में मैथिली शरण गुप्त ने काव्य के प्रयोजन के संबंध में कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अब मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जो कविता है वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखी जानी चाहिए, क्योंकि यदि कविता केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई तो वह भी एक विलास की वस्तु हुई। तो जो कवि का कर्म है वह ऐसा हो कि जिसमें उचित उपदेश मिले। कविता में उचित उपदेश भी होना चाहिए और उपदेश के लिए भी उन्होंने कहा उचित, जो आवश्यक है। ऐसा ही ना हो कि कुछ भी उपदेश दे दिया जाए कविता में। तो वह उपदेश हो जो कांता सम्मित उपदेश हो। जिस उपदेश की बात संस्कृत आचार्य कहते हैं कि कांता सम्मित उपदेश, कि जो हितकारी हो, जो किसी अपने के द्वारा दिया गया कल्याणकारी उपदेश हो, वह कविता में होना चाहिए। तो आधुनिक युग में काव्य का प्रयोजन उचित उपदेश हो गया और समाज का कल्याण हो गया। तो इसीलिए जो मैथिली शरण गुप्त के राम साकेत में कहते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अर्थात जो द्विवेदी युगीन कविता है उस कविता का उद्देश्य लोक मंगल की भावना है। सभी कवियों ने अपनी कविताओं में समाज सुधार और लोक कल्याण की बात की है। अर्थात काव्य का प्रयोजन है लोक मंगल की भावना। अब यहाँ पर लोक कल्याण काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में काव्य के मूलतः दो प्रयोजन हैं, आनंद और लोक मंगल की भावना। अब कविता को पढ़कर आनंद की प्राप्ति तो होनी ही चाहिए, तभी मनुष्य का मन उस कविता को पढ़ने में लगेगा। लेकिन आनंद ही नहीं, लोक मंगल की भावना भी काव्य का प्रयोजन डॉक्टर नगेंद्र ने माना। डॉक्टर नगेंद्र आनंद की बात करते हुए कहते हैं
कि वह लोक कल्याण की भावना ही है, सबका हित ही कविता का उद्देश्य है। तो डॉक्टर नगेंद्र जो काव्य का मूल प्रयोजन मानते हैं, जो दो मूल प्रयोजन उन्होंने माने, आनंद और लोक मंगल। तो जो कविता है हमें आनंद भी प्रदान करती है, और जब उसमें लोक मंगल की भावना होगी, सबका हित होगा, तभी वह श्रेष्ठ कविता बनेगी। अर्थात जो कविता का लक्ष्य है, उसका उद्देश्य है, उसका प्रयोजन है, वह वे मानते हैं आनंद और लोक मंगल की भावना। बाबू गुलाब राय ने भी काव्य प्रयोजन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, और बाबू गुलाब राय ने रस और लोकहित दोनों को काव्य प्रयोजन माना है। उनका कहना है कि रस का आनंद ही जीवन है, लोकहित काव्य का प्रयोजन है। तो जो जीवन है उसमें रस का होना भी आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रसन्नता और नव रसों का समावेश होना आवश्यक है, नहीं तो जीवन शुष्क हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। और जहाँ नीरसता है वहाँ जीवन नहीं है, जहाँ निर्जनता है वहाँ जीवन नहीं है। तो इसलिए कविता में आनंद तो होना ही चाहिए, रस तो होना चाहिए, लेकिन अंततः उसका प्रयोजन लोकहित होना चाहिए, केवल आनंद नहीं, केवल रस नहीं। तो बाबू गुलाब राय भी वही बात कहते हैं कि जो कविता का अंतिम लक्ष्य और प्रयोजन है वह लोकहित है। आनंद तो है ही, लेकिन उसके साथ लोकहित का होना आवश्यक है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मानुभूति को ही काव्य का प्रयोजन माना है। काव्य के प्रयोजन के संबंध में नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, काव्यानुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है, जिसे किसी दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक या साहित्य खंड व्यापार या वाद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। समस्त साहित्य में इस अनुभूति या आत्मिक व्यापार का प्रसार रहा है कि जो कविता है वह स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है, कि जो कविता में अखंड आनंद की जो अनुभूति है वह है, और वह एक व्यापार के रूप में नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी परिस्थितियां हैं वो उसका चित्रण कविता में है, लेकिन किसी वाद से उसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का उद्देश्य मनुष्य जाति का हित माना है। साहित्य के प्रयोजन के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गतहीनता और परमुखापेक्षिता से ना बचा सके, उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर या संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को मनुष्य जाति का हित माना है, कि इनका जो उद्देश्य है वह ऐसा है कि जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, लाभकारी हो, सार्थक हो, वही साहित्य है। जो मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता व्यक्त करे, उसके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न करे कि वह दूसरे के दुख को अपना दुख समझे और उसकी आत्मा को तेजोदीप्त करे। अर्थात जो व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है वह साहित्य के माध्यम से होता है। वह संपूर्ण जाति, जैसे साहित्य है, वह उसका अध्ययन इसीलिए किया जाता है कि वह हमें मानवीय आचरण सिखाता है। तो मानवीय आचरण में सबसे पहले संवेदनशीलता आती है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का प्रयोजन जो माना है वह मनुष्य जाति का हित, और उसके लिए उसमें संवेदनशीलता, पर दुखकारता का होना आवश्यक है, कि मनुष्य ऐसा संवेदनशील हो कि जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझ सके। तो जो साहित्य मनुष्य में इन प्रवृत्तियों को, इन विशेषताओं को जागृत करता है, वही सही मायने में साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
काव्य के प्रयोजन के संबंध में लिखा है। प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी एक विलास की सामग्री हुई। वस्तुतः शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य एक दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति है। जैसे शुक्ल जी ने कहा कि यदि कविता भी मन को अनुरंजित करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली वस्तु मानी जाए तो वह भी एक तरह से विलास की सामग्री हुई। तो कविता तो है, उसमें दिव्य अनुभूति होनी चाहिए, उसमें अलौकिक शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोजन समाज का हित करना है। तो वे कहते हैं कि काव्य वस्तु के साथ सामाजिक का तादात्म्य अर्थात मनुष्य की शिक्षा ही काव्य का लक्ष्य है। शुक्ल जी ने कविता को हृदय की मुक्तावस्था कहकर आनंद को ही प्राथमिकता दी है। कि जैसे शुक्ल जी ने जो काव्य प्रयोजन के संबंध में कहा कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर मन को अनुरंजित करना और सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी एक विलास की सामग्री हुई। अतः जो कविता है वह हमारे मन को अनुरंजित तो करे, परंतु उसके साथ ही मनुष्यता का विकास भी करे, मानवीय संवेदना का विकास भी मनुष्य के अंदर करे और उसे स्वार्थ की भावना से हटाकर समष्टि की ओर ले जाए। जब व्यक्ति अपनी निजत्व की भावना को छोड़कर, अपने सुख दुख को छोड़कर समाज के सुख दुख को की बात करता है, तभी वह श्रेष्ठ कविता होती है और तभी वह हमारा श्रेष्ठ आचरण कहा जाता है। तो शुक्ल जी ने काव्य में आनंद की बात तो की है, काव्य का प्रयोजन आनंद तो माना ही है, परंतु उसके साथ मनुष्यता का विकास भी काव्य का प्रयोजन होना चाहिए। काव्य प्रयोजन पर प्रेमचंद ने भी अपनी दृष्टि से विचार किया है और उन्होंने काव्य प्रयोजन का संबंध जीवन से जोड़ा, भावों से जोड़ा। काव्य प्रयोजन के संबंध में प्रेमचंद कहते हैं, साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति को बढ़ाना है, हमारे भावों का परिष्कार करना है। तो साहित्य का उद्देश्य अनुभूति को बढ़ाना और भावों का परिष्कार करना है। साहित्य केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए है। साहित्यकार समाज में आगे चलने वाली मशाल होता है। जनता की चेतना को जागृत करना, परिष्कृत करना साहित्य का उद्देश्य माना है। अब प्रेमचंद ने एक ओर जहाँ हमारी अनुभूति को बढ़ाना, हमारे भावों को परिष्कार करना काव्य का प्रयोजन माना है, वहीं उन्होंने साहित्यकार को एक मशाल की तरह माना कि जो समाज को दिशा दिखाने वाला होता है, समाज की चेतना को जागृत करना जिसका उद्देश्य है, समाज की चेतना को परिष्कृत करना और लोक कल्याण की ओर अग्रसर करना साहित्य का उद्देश्य है। क्योंकि साहित्य समाज के लिए है और जब समाज ही चेतन होगा, जागृत होगा और उसे दिशा मिलेगी तो वह समृद्ध समाज और सुंदर समाज बनेगा। उसके लिए साहित्य का प्रयोजन चेतना को जागृत करना और लोक कल्याण को माना है। रामविलास शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगलवादी चिंतन दृष्टि का विकास ही साहित्य का प्रयोजन माना है। कि रामविलास शर्मा का कहना है कि जो साहित्य है उसके अंदर लोक कल्याण की भावना ही होनी चाहिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि कविता केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, क्योंकि यदि उसमें केवल मनोरंजन की बात की जाएगी तो वह एक विलास की वस्तु हो जाएगी। इसी प्रकार रामविलास शर्मा का भी कहना है कि लोक मंगलवादी चिंतन दृष्टि ही साहित्य का प्रयोजन है। तो इन सभी आधुनिक कवियों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है
कि जो काव्य का प्रयोजन है वह लोक मंगल की भावना है। साहित्य हमें सही आचरण दिखाता है, हमारा कल्याण करता है, हमारी भावनाओं का परिष्कार करता है। तो इसलिए जो साहित्य का उद्देश्य है, साहित्य का प्रयोजन है, वह सभी विद्वानों के मतों का विवेचन करने के पश्चात कहा जा सकता है कि काव्य का प्रयोजन है लोक मंगल की भावना। यदि हम संस्कृत साहित्य के आचार्यों का, पाश्चात्य विचारकों का और हिंदी के आलोचकों और विचारकों के मतों का अवलोकन करें तो यह दिखाई देता है कि सभी विचारकों ने कहीं न कहीं लोक मंगल की बात की है कि जो साहित्य है वह हमारी मानवीयता का परिष्कार करता है, हमारी भावनाओं का उन्नयन करे, हमारे अंदर नवीन चेतना का विस्तार करे। क्योंकि जब समाज में मनुष्य के अंदर मानवीयता का विकास होगा, मानवीय मूल्यों का विकास होगा, तभी एक स्वस्थ, सुंदर और सुदृढ़ समाज की रचना की जा सकती है। यह बात सभी विचारक मानते हैं कि जो साहित्य है वह समाज के लिए लिखा जाता है, समाज से प्रेरणा लेकर लिखा जाता है, और जब वह साहित्य वह साहित्य समाज को नए मूल्य, नए विचार देगा, मनुष्य की चेतना को जागृत करेगा और मनुष्य अपने परिवेश की परिस्थिति को समझकर उन परिस्थितियों से, उन विसंगतियों से निजात पाने का प्रयास करेगा, तभी साहित्य की सार्थकता है। तो जो वास्तविक काव्य का प्रयोजन है वह लोक मंगल की भावना है, और लोक मंगल की भावना का अर्थ है समाज का कल्याण, मानवीयता का विकास, समाज में मानवीय मूल्यों का विकास, और इन मूल्यों के आधार पर ही मानवीयता का विकास किया जा सकता है। श्रेष्ठ साहित्य वही है जो मनुष्य की चेतना को जुझारू बनाए, उसे संघर्षों से लड़ना सिखाए। तो जो साहित्य का प्रयोजन है वह हमारे अंदर चेतना का विकास करना है। अगर हम संस्कृत काव्य परंपरा से देखें तो सभी ने एक ओर तो मनुष्य में संवेदनशीलता की बात की है कि मनुष्य में संवेदनशीलता होना चाहिए। जो काव्य का प्रयोजन है वह लोक कल्याण तो हो ही, लेकिन भावना और संवेदनशीलता भी आवश्यक है, क्योंकि यदि मनुष्य संवेदनशील नहीं होगा तो वह दूसरों के दुख को नहीं समझ पाएगा। जैसे कहा पर दुख कातरता, कि दूसरों के दुख को अपना दुख जब व्यक्ति समझता है तभी वह संवेदनशील बनता है, और संवेदनशीलता ही साहित्य को श्रेष्ठ बनाती है और वह समाज के लिए लाभदायक, लाभकारी होता है। तो जैसे तुलसीदास ने कहा कि सुरसर सम सबका हित हुई, तो जो प्रयोजन है वह सबका हित करना है, सबका कल्याण करना है, सबके लिए मूल्यों की बात करनी है। तो श्रेष्ठ साहित्य वही है, साहित्य का प्रयोजन यही है कि जिससे मूल्यों का विकास हो, और सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही काव्य का प्रयोजन है। धन्यवाद।